इन सातों को छोड़कर जितने भी आएंगे गोंच के मार दीजिएगा, केवल एक होते हैं, हाथ उठा के बोलो जय। कितना दिख रहा है? दो। देखिए दोनों, ये H2O है, तो हमें सब एलिमेंट एक एक एलिमेंट करके देखना है। ये नहीं कि एक के बाद में H2 पकड़ ले कहें सर जी देखिए तो पोटेंशियल नहीं है, पागला, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। दिमाग है। और एक मूवी भी है हॉलीवुड की, एक्वामैन, पानी का डायनासोर, पानी का आदमी। गुड मॉर्निंग बाबू लोग, कैसे हैं आप सब? मैं स्टूडेंट अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी माइंड्स में। तो चलिए जो है आज मैंने उठाया है 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम लोग समझते हैं गोंच के, एक नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ, और तैयारी करते हैं जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल मतलब क्या होता है? रसायन। सिंपल सी बात बोले तो चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रसायन होना चाहिए केमिकल, और आपस में उनको मिला दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन लिया, कार्बन और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ आपने मिला दिया, तो क्या बनेगा? जाहिर सी बात है कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मेन रूप से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं, तो आप यही जानिए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात। तो यही जो रिएक्शन है बिटवीन किसके, इसके बीच में, केमिकल्स के बीच में। यहाँ ये तो मैंने छोटा सा एक केवल एलिमेंट लिया है, तो बड़ा सा कंपाउंड भी हो सकता है, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग। और इनके बीच में अगर रिएक्ट करा दिया और कुछ प्रोडक्ट बन गया तो हम लोग उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब देखिए, अब इस केमिकल रिएक्शन को लिखने का केमिस्ट्री में एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया कार्बन, तो मैंने यहाँ लिखा कार्बन, दिख रहा है आपको कार्बन, मैंने लिखा कार्बन का सिंबल C। उसके बाद अगर मुझे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो हमें लगाना पड़ेगा प्लस। प्लस क्यों लगाया मैंने बाबू? मैंने इसीलिए प्लस लगाया ताकि ये इसके साथ जुड़ रहा है, और जुड़ने के लिए हम लोग हमेशा प्लस का ही निशान लगाते हैं, माइनस का कभी नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग को इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, तो हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन। और उसके बाद हमें ये दिखाना है कि क्या बन रहा है। तो क्या बन रहा है दिखाने के लिए हमें एक एरो लगाना पड़ता है, ऐसे सीधी डायरेक्शन में निकलता हुआ, जिसका जो थुथुर है उस साइड में होना चाहिए, ठीक है। और ये इसका पिछवाड़ा ये इधर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक काम आप लोग करिएगा, अगर ऑक्सीजन अकेला यहाँ दिख रहा है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन हमेशा अकेला ही लिखा जाता है। पीरियोडिक टेबल की बात अलग है, पीरियोडिक टेबल की बात अलग है, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे कॉपी में तो ऑक्सीजन को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन एक पाई अरे ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी द्विक परमाणुक अणु है। वो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, दो एटम से बना हुआ है, तो उसको अकेला छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तुरंत ही नंबर कट। तो आप लोग के ऑक्सीजन के साथ दो लगाना पड़ेगा ऐसे साथ में नीचे की ओर। इसीलिए आप लोगों ने ऑक्सीजन को देखा होगा, हमेशा O2 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द्विक परमाणुक अणु है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु जो है वो द्विक परमाणुक अणु होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग के अंदर कन्फ्यूजन है कि कौन कौन से जो हैं द्विक परमाणुक होते हैं, कौन कौन सिंगल होते हैं, तो मैं देखिए ट्रिक से बता दे रहा हूँ, इसे आप याद कर लीजिए। इसका ट्रिक है, फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नानी। ये हो गया, ये देखिए कितना आसान से याद हो गया। फिर से फ्लोरीन, कल, कल से क्लोरीन, बाहर, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है ही, नानी, नानी मतलब नाइट्रोजन। ये जो 7 एलिमेंट मैंने बताए पीरियोडिक टेबल के, इन सातों के सातों अपने साथ दो लेकर चलते हैं नीचे की ओर, ठीक है। इसका मतलब ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, द्विक परमाणुक अणु हैं, और इन सातों को छोड़कर जितने भी आएंगे गोंच के मार दीजिएगा, केवल एक होते हैं, हाथ उठा के बोलो जय, काम खत्म। इतना बहुत है, ठीक है बाबू, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा है। फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नानी, ये सातों के सातों एलिमेंट अपने साथ दो लेके चलते हैं। क्यों दो लेके चलते हैं? क्योंकि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो परमाणु से मिलकर बने हैं, द्विक परमाणु अणु, इसीलिए हम लोगों को इनको अकेले नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, कई स्टूडेंट तो पगला होता है, एक नंबर का बहुचट, बौड़ा मुँह कहेगा सर कार्बन डाई, अरे कार्बन डाई करें, उसका नाम क्या है यार? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हाई बहुचट, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा, अरे सर ऑक्सीजन तो दो, अरे पगला
केवल अकेले रहेगा तभी दो लगाएंगे, किसी के साथ जुड़ गया है तो नहीं लगेगा। वो डिपेंड करेगा कि उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। उसका फॉर्मूला बनाने का ट्रिक जो है, ट्रिक क्या मतलब पूरा टॉपिक ही है, 9 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल में, परमाणु व अणु में। अगर आप भूल गए हैं तो उसको चिंता मत करिए, मैं फिर से ही बताऊंगा क्योंकि पूरा सिलेबस उसी का है। ठीक है, तो ये बात है। और यूपी सीबीएसई कोई भी देखो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास नॉलेज है अच्छा खासा तो उसे छुपा कर मत रखिए, पहली बात। क्योंकि ज्ञान अगर आप छुपा के रखेंगे ना तो आपको बहुत नुकसान करेगा। ये बांटने वाली चीज़ होती है। और दिखावा भी मत करिए, सब दिखावा नहीं किया जाता है। आप जितना ज़्यादा बांटेंगे आपके पास उतना ही बढ़ेगा ये ज्ञान का, इसीलिए इसको गुप्त धन कहा जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, अपने सामने वाले को नहीं, मैं अपना भाड़ में जाए, उसको नहीं बताएंगे हम, हमारा सबसे ज़्यादा ज्ञान है। तो एक दिन देख लीजिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके सामने वो खड़ा होगा, लड़का या लड़की कोई भी हो, और आप उसे देखते ही रह जाएंगे और आप उसे इसे निहारेंगे, अरे बाप रे तो हमसे भी ज़्यादा जान गया, कल को तो कुछ नहीं जानता था, एकदम भुइयाँ था। तो इसीलिए हमेशा अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि ज्ञान किसी के पाप की जहागीर नहीं है कि उसे कोई रोक सके। ना उसे कोई चोर चुरा सकता है, ना व्यापारी बेच सकता है। इसीलिए हमेशा ज्ञान को बांटते रहिए और ज़िंदगी में मुस्कुरा के दीजिए, ज़िंदगी को मुस्कुरा के जिए, ताकि ज़िंदगी में हर मुकाम आप हासिल कर सकें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन वगैरह जो सातों एलिमेंट बताए, ये कब बताए कि अगर मान लीजिए अकेले लिखा जाता है, अगर मान लीजिए अकेले, सपोज करिए हाइड्रोजन को हमने अकेले लिखा, तो अकेले लिखा तो अकेले नहीं लिख सकते। पीरियोडिक टेबल की बात अलग है, रिएक्शन की बात बताना। तो अगर अकेले किसी ने लिख दिया तो तुरंत ही गलत हो जाएगा, आपको उसके नीचे दो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, इसका कारण क्या है मैं बार बार नहीं बताऊँगा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में क्या है, दो या दो से अधिक, इसकी डिफिनेशन सुनिए, ये भी बता दे रहे हैं। दो या दो से अधिक केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल का रिएक्शन ही क्या है, केमिकल रिएक्शन, काम खत्म एक वर्ड में। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ कार्बन लिया तो कार्बन का सिंबल होता है सी पीरियोडिक टेबल में, तो मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है और नीचे 2 लिखा है, क्यों, ये मैंने बता ही दिया। अब करे एरो, एरो क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि बनेगा क्या। तो एरो, देखिए एरो के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, एरो जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं केमिस्ट्री में। या तो एक सीधा एरो होगा जिसका एक पिछवाड़ा होगा, एक अगवाड़ा होगा, ये देख लीजिए एकदम थुथुर। एक एरो और होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, एक आगे जाता रहता है और एक पीछे जाता रहता है, ये दोनों एक ही एरो है। ये जो दोनों दिख रहा है, ये वाला, ये दोनों एक ही है और ये वाला अलग है। ये जो सिंगल एरो है, ये ऊपर वाला जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल एरो, एक दिशात्मक तीर। क्या कहते हैं, एक दिशात्मक तीर। ठीक, अब इधर आइए, ये जो डबल डबल दिख रहा है, ये देखिए ये दोनों तरफ जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, हाफ हाफ, तो इसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल एरो। हाँ, द्विदिशात्मक तीर, ठीक है, द्विदिशात्मक तीर कहने का मतलब ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया को संपन्न कराएगी, और एक दिशात्मक मतलब ये केवल एक दिशा में ही अभिक्रिया को संपन्न कराएगी। अब ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो एरो है, कोई भी एरो ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, चाहिए ये वाला ले लीजिए, पिछवाड़ा, जिधर एरो का पिछवाड़ा होता है उधर होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक, इंग्लिश में होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक, और जिधर एरो का थुथुर मुंह होता है उधर निकलता है आपका उत्पाद, उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया, इसको गौर से सुनिएगा। एरो का पिछवाड़ा जिधर उधर अभिकारक, रिएक्टेंट, और जिधर उसका थुथुर है, जिसका मुंह है उधर, जिस तरफ, उस तरफ क्या बनेगा, उत्पाद, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। सेम हियर, मतलब सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा, इस वाले एरो में भी जो द्विदिशात्मक एरो है, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में हो, एक दिशा में कब होगी, जब वो यूनिडायरेक्शनल एरो होगा, यानी एक दिशात्मक तीर होगा, तभी वो अभिक्रिया एक दिशा में हो सकती है। ठीक है, तो केवल ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में हो, केवल एक दिशा में, तो हम लोग ऐसी अभिक्रिया को यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन कहते हैं।
सिंपल सी बात है, यूनिडायरेक्शनल एरो है तो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगा, यानी एक दिशात्मक अभिक्रिया होगी। इसे हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। किसको? जो केवल एक दिशा में हो रही है, ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल वाले में। अब ध्यान से सुनिए, एक अभिक्रिया और होती है बहुचट, वो एक दिशा में हो रहा है, ये दोनों दिशा में हो सकता है लगातार। अगर मान लीजिए यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद वो रिएक्टेंट भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो द्विदिशात्मक है, यानी दोनों तरफ हो सकती है, बाई डायरेक्शनल है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसे रिएक्शन को हम लोग द्विदिशात्मक अभिक्रिया कहते हैं, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। इसे हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब क्या? रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ? रिवर्स आ जाना। एक बार आगे गए तो रिवर्स आ गए, चल चल के इसी से चल के गए आगे, वापस से फिर से रिवर्स, लो हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। वही चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने कुछ बताया, अब इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में, हाँ, इसे आप लोग कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो तो पड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लेंगे तो आपको और आदत पड़ेगी लिखने की, तो अच्छा है, नोट्स बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अगर मैंने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया और बीच में प्लस लगाया, इसका मतलब हमने इसको मिला रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद एरो लगाया, कौन सा एरो है ये? यूनिडायरेक्शनल एरो है, यानी केवल एक ही दिशा में हो सकता है, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ क्या बनता है। तो मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड बना था, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। काम खत्म। ये है हमारा एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। ये तो मैंने छोटा लिया है, इससे बड़े बड़े भी आएंगे। हाँ, तो ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है, केवल छोटा उदाहरण लिया है। तो ये जो है आपको छोटा लग रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे जब बड़े की ओर चलूँगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए, पहले यहाँ सिंपल समझिए, सिंपल समझिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है? आप चैप्टर का नाम देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब ये समीकरण का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब, मैथ में जो आप लोग समीकरण हल करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है? एक इक्वेशन ही ना है जो आपको फिक्स कर दिया गया है कि हाँ यही हो सकता है, इसका चेंजेबल कुछ है ही नहीं। कोई पगला है जो 2ab को 3ab कर दे a प्लस बी के होल स्क्वायर में? नहीं कर सकता। बहुड़म थोड़े है, लमगोड़ भैंस मुंड है अगर कर देगा तो। देखिए, तो यहाँ पे भी वो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो मैंने सिंबल से लिखा है, ये कार्बन का सिंबल मैंने बनाया, ये ऑक्सीजन का सिंबल बनाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल बनाया। इसको करने के बाद मैंने इसको एक रिएक्शन में पिरो दिया और मैंने ये केवल दिखा दिया सिंबल लिख के, प्रतीक लिख के, कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, सिंपल सी बात। और इस सिंबल्स को लिखने के लिए, जो पूरी सिंबल्स मैंने लिखा है, पूरे प्रतीक जो मैंने इस अभिक्रिया के लिए लिखी, इसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कुछ मेन पॉइंट्स। अब चलते हैं क्या करने? अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने, क्योंकि इस चैप्टर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप इसका कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, अगर इसमें ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, रिडॉक्स है, डीकम्पोजिशन है, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन, इतना सारी अभिक्रियाएँ हैं इसमें। तो अगर आप इसको कोंच के पढ़ रहे हैं तो आपको बैलेंस करने आना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल मांगता है। और अगर आप एग्जाम्पल दिए और आपने बैलेंस करने से चूक गए, संतुलित नहीं कर पाए, इधर उधर अभिकारक और उत्पाद दोनों को संतुलित नहीं कर पाए, तो क्या होगा? नंबर कटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए धीरे धीरे इसको करके समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तीर के बारे में बता दिया मैंने, दो टाइप के तीर होते हैं, ठीक है। एक दिशा में जाते होते हैं, एक दो दिशा में जाते होते हैं, बस काम खत्म। अब चलिए हम लोग चलते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। तो इसको समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि एक 9th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। ये एक रूल है,
एक नियम है केमिस्ट्री में। किसने दिया था इसको कंजर्वेशन ऑफ मास? इसको दिया था आपको लवोजियर, एंटोनी लवोजियर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या कहा था तो सुनिए, बहुत अच्छा चीज़ कहा था, वो पगला नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के जो पहले लिया जाता है, यानी पहले केमिकल रिएक्शन पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, अभिकारक। ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, वेट है उसका, बन जो भी प्रोडक्ट उसके बाद जो भी बनता है, उत्पाद जो भी बनता है, प्रोडक्ट जो भी बनता है, जो भी बनेगा, उसका मास भी जो है अभिकारक के मास के बराबर होना चाहिए, तभी वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। ये कहा था लवोसियर ने, जो कि बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा था। अगर मान लीजिए आपने एक पलड़े में इधर आम लिया और इधर आम को काट देंगे, आम को मान लीजिए काट के आपने 12 पीस किया, और आपने जो है आम का वजन किया, यहाँ आपका आम जो है आधा किलो का है, एक साबुत आम। उसके बाद आपने इसको 12 पीस में काट दिया और फिर से आपने इसको दूसरे तराजू पे रखा, तो ये क्या 501 ग्राम का हो जाएगा? नहीं, रहेगा 500 का 500। बस आपने उसे क्या किया है, काट के अलग कर दिया। केमिकल रिएक्शन भी वही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी वही है, आपको इसमें बस केवल काटना है। और काटने का सेंस यहाँ है बैलेंस करने से, आपको केवल बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे तो आपका जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास जो है इक्वल होना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये किसने दिया था इस रूल को? तो एंटोनी लवोजियर ने दिया था। और हाँ, एंटोनी लवोजियर जो है केमिस्ट्री के पिता भी कहे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये आज का फैक्ट है, मेन फैक्ट। अगर आपको नहीं पता था तो आप जान लीजिए कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं, केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री के पिता जो आप कह लीजिए, वो एंटोनी लवोजियर को ही कहा जाता है। काम ख़त्म। अब चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग चलते हैं बैलेंस करने। तो मैं कोई भी एक केमिकल इक्वेशन उठाता हूँ। मान लीजिए मैंने उठा लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो। अब यहाँ क्या बना है? तो मैंने बनाया है MgO। ठीक है, ये मैंने बनाया है। अब देखिए, मैंने यहाँ ऑक्सीजन अकेला लिखा है, क्या अकेले छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, भैंस मुंड है, इसको 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक, काम खत्म। अब देखिए, ये मैंने कर दिया एक रिएक्शन, हाँ, एक रिएक्शन करवाया है इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन मैंने लिख दिया है, ये पूरा एक इक्वेशन है। अब बैलेंस करते हैं, देखते हैं, गिनते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इधर अभिकारक में देखिए, एरो के पिछवाड़े क्या क्या है। यहाँ क्या आपको दिख रहा है? एक एलिमेंट दिख रहा है, एक तत्व, क्या नाम है? मैग्नीशियम है। एक और तत्व दिख रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अब एरो के बाद देखिए ये जा रहा है और ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Mg दिख रहा है एक एलिमेंट, और यहाँ पे एक O दिख रहा है। ये देखिए, 2 ठो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चलो, बढ़िया है। अब देखो हो क्या रहा है। इधर मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो मैंने कितनी बार लिया है? केवल एक बार, इधर के साइड में। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है? क्योंकि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अपने साथ 2 लेके चलता है, अकेला है, तो इसने अपने जो एटम्स हैं वो 2 है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 है। लेकिन अब प्रोडक्ट बन गया हमारा। ठीक, अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो तो 1 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में भी मैग्नीशियम 1 है और प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1 है, यानी ये दोनों तो बैलेंस है। लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पे हमें केवल दिख रहा है 1। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो अगर देखिए ऑक्सीजन का 2 यहाँ है नीचे और हम यहाँ 2 लगा दे तो क्या सही है? गधा हो? नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला फिक्स होता है कि यही फॉर्मूला बनेगा। और अगर कोई यहाँ आग लगा दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बैलेंस कहाँ करें फिर? तब तो आप कहेंगे सर तब बैलेंस कहाँ करें? तो बैलेंस वहाँ करेंगे जिधर हम लोग नंबर नीचे नहीं लिख सकते, बगल में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आप कहाँ कहाँ बैलेंस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बन चुका है, तो आप यहाँ इसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते, बीच में नंबर नहीं लगा सकते। आप नंबर कहाँ लगा सकते हैं? साइड में, जो पहला इसका साइड है यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इस वाले में भी साइड में इधर ही लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते। इस वाले में भी साइड में इधर ही लगा सकते हैं। यानी आपको 3 जगह ऐसी दिखी जहाँ आप बैलेंस करने के लिए कोई नंबर लगा सकते हैं। और हाँ, आपको 1 नंबर नहीं लगाना है, क्योंकि आप 1 नंबर लगाएंगे तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा, तो उसका कोई फ़र्क नहीं है। आपको स्टार्ट करना है 2 नंबर से। तो इसका ट्रिक है, पहले आप 2 नंबर से स्टार्ट कीजिए।
2 नंबर से जब आप स्टार्ट करेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ 2 नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे आगे चलो। अगर मान लीजिए 2 में नहीं होता है तो फिर 3 लगाइए, फिर 3 में नहीं होगा फिर 4 लगाइए। ये नहीं कि पहले ही 4 घुसा दे, ले 4 एक के बार में हड़क से डाल दे, गड़बड़ा जाएगा तुरंत ही। स्टार्ट कहाँ से करिए, 2 से करिए, एक सिंपल सा ट्रिक है। तो चलिए हम बताते हैं। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना है। मैग्नीशियम मेरा एक इधर है अभिकारक में भी और उत्पाद में भी मैग्नीशियम एक है, सिंपल सी बात। लेकिन ऑक्सीजन बेलगगरा है, ये 2 इधर है और 1 इधर है, तो इसको बैलेंस करने क्या करें, यहाँ 2 लगा दें? नहीं लगा सकते, भैंस मुंड हो जाएगा। तो हमको 2 कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा इस साइड में। तो हमने इस साइड में 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। तो अब देखिए ये ऑक्सीजन जो है इसकी वजह से 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ही जो बहुचट है मैग्नीशियम भी 2 हो गया, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि ये जो हमने यहाँ 2 लगाया ये इन दोनों एलिमेंट के लिए है। मैथ में भी ये रूल होता है। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा इन दोनों में होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये एक रूल है, उसी तरह केमिस्ट्री में भी है। तो जब आपने इसके बगल में 2 लिखा, क्योंकि आप तो कहीं और छेड़छाड़ कर नहीं सकते तो यहीं करेंगे, तो बगल में 2 लिखने से क्या हुआ कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। चमत्कार हो गया है। तो अब क्या करें? तो हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया कि 2 हो गया, लेकिन ये पगला बहुचट मैग्नीशियम बढ़ गया, इसको क्या करें, भगा दें? नहीं लिखें? लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए आप देखिए इधर छेड़छाड़ करिए इस साइड में। आप यहाँ 2 नहीं लगा सकते, पहली बात तो मैग्नीशियम डाइएटॉमिक नहीं है तो यहाँ लगेगा ही नहीं, काम खत्म। इसका मतलब आप इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में लगा दीजिए 2, और ये हो गया हमारा काम खत्म, रिएक्शन बैलेंस। देख लीजिए, अब यहाँ मैग्नीशियम 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम 2 है, ठीक। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। यानी दोनों तरफ सेम हो गया हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है लवॉसियर द्वारा जो दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये पूरी तरह पालन करता है और ये हमारा रिएक्शन एकदम बैलेंस है, काम ख़त्म। तो ऐसे करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। अभी तो ये छोटा है, धीरे धीरे अभी चल रहे हैं बड़े, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए एक बात और जान लेते हैं। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ बताया कि अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो ये रिलेशन दोनों के लिए, यानी मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है और ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता, अगर मान लीजिए यहाँ क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इसके पहले यहाँ 2 लिखा होता तो इसका रिलेशन कैसे बनता? तो इसका रिलेशन समझिए। देखिए ये तो दोनों के लिए है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी ये ऑक्सीजन के नीचे भी 2 है, दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के नीचे 2 होने की वजह से इसका और इसका रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई का होता है। इसको ध्यान रखिएगा बाबू लोग, ठीक। तो इसका रिलेशन कैसा होता है, तो मल्टीप्लाई का होता है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, तो 2 इंटू 2, यहाँ ऑक्सीजन आपका है 4, और कार्बन कितना है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई नंबर नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए कार्बन के नीचे 2 लिखा होता तो इसका भी रिलेशन मल्टीप्लाई का हो जाता, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन मल्टीप्लाई में है और कौन साबुत है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो चलिए अब हम कुछ रिएक्शंस के उदाहरण लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। आप लोगों के मटेरियल में जो है एनसीईआरटी बुक में हीट एंड ट्रायल मेटल, अरे मेटल कह रहे हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से उसको निकालने दिया गया है, जो कि हमको एकदम पनखेखार पाउचट की तरह एकदम लगता है। उसमें मतलब लिख लिख के उसको करते हैं ना 0 1 2 3, तो हमको एकदम समझ में नहीं आता। हमारा सिंपल सा एक ट्रिक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे फॉलो करिएगा, वरना और भी कई हीट एंड ट्रायल मेथड तो पढ़ा ही है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। तो कुछ बड़ा लेते हैं, तो दौड़ उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। यहाँ तक समझ में आया? क्या आयरन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है? इसके नीचे हम 2 लगा दें? नहीं, पनखिखारी नहीं कर सकते। आगे बढ़िए। रिएक्शन करा दिए विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक डायटोमिक है, हाँ ट्रिक मैंने बता ही दिया, याद करवाने का, याद रखने का ट्रिक है। तो ये ऑक्सीजन एक डायटोमिक है, मैंने O2 लिख दिया। उसके बाद ये क्या बन रहा है, तो यहाँ देखिए क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है Fe3O4, ये बन रहा है, ठीक है।
क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। काम खत्म। अब इसको बैलेंस, ये हमारा पहला एग्जांपल, हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करें, तो हमने जैसे बोला था कि स्टार्ट 2 से कीजिए। स्टार्ट कहाँ से कीजिए, 2 से कीजिए, लेकिन करने से पहले एक झलक मार लीजिए कि आखिर यहाँ दिया क्या क्या है। तो देखिए इधर कितना आयरन है, इधर आयरन कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, लेकिन इधर आयरन देखिए 3, ये 3 लगा है नीचे, तो आयरन इधर 3 दिख रहा है। इसका मतलब मुझे आयरन पहले बैलेंस करना है, तो पहले इसी को कर लेते हैं, निपटा लीजिए। इधर आयरन 1, इधर आयरन 3, तो इसको 3 करने के लिए हम कहाँ 3 लगाएं, इसके नीचे आग लगा दें? नहीं, आग यहाँ नहीं लगा सकते। आग कहाँ लगा सकते हैं, इधर। तो मैंने 3 यहाँ लगा दिया, सिंपल। तो 3 यहाँ 3 यहाँ, यानी आयरन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ कितना है, 4, यहाँ 4 है। तो अब हम इसको क्या करें, 2 को खखोर के 4 बना दें। पाउचट यहाँ से घुइयाँ छिलने आए हैं, पढ़ने आए हैं कि पता नहीं। 2 को हम नहीं लगा सकते खखोर के 4, तो कैसे करें। तो यहाँ का जो 2 है, याद करिए मैंने आपको रिलेशन बताया कि कैसे वो 2 to the 4 हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ 2 लगा दूँ, यहाँ ये बड़ा सा 2 ऐसे, तो इसका और इस 2 का रिलेशन कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इसका मतलब 2 to the 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन तो 4 पहले से ही है। तो अब क्या करना है, हो गया बैलेंस, हाथ उठा के हो गया, पिथागोरस का नियम, रिएक्शन बैलेंस हो गया बिल्कुल। कैसे हो गया, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ 2 लगाने से क्या हुआ, इस 2 का और इस 2 से जो ऑक्सीजन के पास पहले से ही है, रिलेशन बन गया गुणे का, जिससे कि हमारा 2 to the 4 हो गया। तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ 4 पहले से ही था, आयरन यहाँ 3 था पहले से ही, तो हमको यहाँ केवल 3 लिखना था, क्योंकि इसका गुड़े उड़े का रिलेशन है ही नहीं, तो सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन बैलेंस। अब इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल। ये दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम। मान लीजिए आयरन फिर से लिए। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार पूछा भी है। तो एनसीईआरटी में इसको लगा के ही हीट एंड ट्रायल मेथड किया गया है। तो देखिए अब इसको बता रहे हैं हम। आयरन का रिएक्शन कराया गया है पानी से, H2O से। तो H2O से रिएक्शन कराने के बाद क्या बना है, तो आपका यही बना है Fe3O4। ये थोड़ा सा देखिए लंबा है, अब इसको समझते हैं ये कैसे होगा। और क्या निकला है, तो हाइड्रोजन गैस निकली है। क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस निकली है। और एक बात और, हाँ हाइड्रोजन गैस से याद आया, 2-3 बातें और सुन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट गैस है, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, H2 एक गैस है, तो इसको गैस दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे एरो से ऊपर दिखाते हैं। इसका मतलब ये हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ता जाए पल्लू, गाना गया तेल लेने। यहाँ पल्लू उल्लू नहीं उड़ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन उड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी गैस हैं जो ऊपर उड़ते हैं, उनको हम लोग एक एरो से दिखाते हैं, जो एरो ऊपर की ओर होना चाहिए। तो ये देखिए, ये है इसका सिंबल दिखाने का केमिस्ट्री में। अब देखिए, अगर किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्मी नहीं निकल रहा है, गर्म कर रहे हैं, तो जब गर्म कर रहे हैं और गर्म का हमको दिखाना है सिंबल से कि क्या बोल सकते हैं, तो या तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं हीट या ऊष्मा लिख सकते हैं। लेकिन आपको टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा समय बचाना है, तो आप उसको एक सिंबल यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा। एक ट्रायंगल लगा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। केमिस्ट्री में इस डेल्टा को गर्मी मतलब गर्म करने का चिन्ह मानते हैं। अगर कोई चीज़ गर्म हो रहा है, अगर उस पर ये डेल्टा लगा है, तो आप समझिए कि वो गर्म हो रहा है, गर्मा दिया गया है, खौला दिया गया है, काम खत्म। और बता देता हूँ एक पॉइंट और। अगर मान लीजिए, देखिए जरूरी थोड़ा है कि सब ऊपर ही उड़ जाएगा, कुछ कुछ हो सकता है कि तली में बैठ जाए। यानी अगर आप पानी कह रहे बालू को पानी में घोलेंगे, तो बालू थोड़ा उसमें घुल जाएगा, बालू जाके नीचे बैठ जाएगा कुछ देर बाद। तो वो जो नीचे बैठ रहा है, अब उसको कैसे दिखाएंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए नीचे वो बैठ रहा है, तो मैंने लिखा बालू। बालू का फॉर्मूला सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, उसको आप छोड़िए। अगर पानी में नीचे बैठ रहा है, मैं बताऊंगा कौन कौन होता है, तो आप उसको सिंबल से दिखाएंगे कि नीचे बैठ रहा है। तो कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल सिंपल, हवा में उड़ता जाए पल्लू, तो आपने एरो ऊपर कर दिया। अब नीचे बैठे मेरा पल्लू, तो आप एरो नीचे कर देंगे, काम खत्म। एरो नीचे करने का मतलब वो तली में बैठ रहा है, एरो ऊपर करने का मतलब वो हवा में उड़ रहा है, एकदम सनसना के, एकदम छछूर पंछू, हाँ हवा में एकदम उड़ रहा है, एकदम मस्त बन के इसी से। और नीचे बैठ रहा है, वही तलिए बैठ गया। और अगर गर्म कर रहे हैं, तो क्या सिंबल लगा सकते हैं, डेल्टा का सिंबल लगाएंगे, ट्रायंगल का, जो कि हमेशा एरो के ऊपर लगेगा।
ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहाँ आते हैं, वापस बैलेंस करते हैं, इसको कर देते हैं बैलेंस। तो सबसे पहले नज़र मान लेते हैं यहाँ क्या क्या है। तो देखिए फिर से वही बात आ गया, यहाँ आयरन कितना दिख रहा है 1, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है 3। तो सबसे पहले इसको 3 लगा के बैलेंस कर लीजिए, हमारा काम ख़त्म। आगे आइए, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 2। देखिए दोनों ये H2O है, तो हमें सब एलिमेंट एक एक एलिमेंट करके देखना है। ये नहीं कि एक के बाद में H2O पकड़ ले, कहें सर जी देखिए तो पोटेंशियल नहीं है, पागला, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। दिमाग एक एक एलिमेंट को देखना हम पहले ही बता चुके हैं, कोई चिल्लाहट नहीं करेगा, क्योंकि चिल्लाहट लोग ज़्यादा करते हैं कि अरे पता नहीं क्या बता रहे हो। तो एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे तो ही होगा, ये नहीं कि इकट्ठे एक को पकड़ लिए कंपाउंड को, अच्छी लाने लगी हे हो गया सर जी गलत बताए हैं, इसी से नहीं करना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब देखो यहाँ कर क्या सकते हो। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और निकल कितना रहा है 2 निकल भी रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस है, इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करिए। आगे आओ, ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है 1 है, लेकिन यहाँ बेलगगरा 4 है। कितना है 4 है। तो अब देखो ये इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो इसको हम यहाँ पे नंबर लगा के छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे, पहले ही बता दिए कि यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ नंबर नहीं लगा सकते। पानी में आग नहीं लगाएंगे, कई लोग ऐसे पानी में आग लगा देते हैं, तो पानी में आग नहीं लगाएंगे। ठीक है, पानी में आग गया तेल लेने, और पानी में आग लगेगा भी नहीं पेट्रोल बिना छिड़के, सब गाना में ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग, पानी में आग नहीं लगेगा तो अब दिमाग कन्फ्यूजिया गया दिमाग। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ 4 है, 4 है कि नहीं है, है। तो इसको अब करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ 4 लिख दिया, तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के नीचे 2 होता, सपोज 2 होता, तो आप यहाँ केवल क्या लिखते, 2 लिखते। क्यों? क्योंकि 2 2 जा फिर क्या हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन अभी यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए इसका और इसका रिलेशन डायरेक्ट है। ठीक है, यानी मैंने यहाँ 4 लगाया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑटोमेटिक 4 हो गया, तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। लेकिन यहाँ लगाने की वजह से यह हाइड्रोजन वहाँ पगला गया, कर लो उसको बैलेंस किए तो हम गड़बड़ा गए। अब क्या करो, कुछ नहीं करना। अब इसका रिलेशन देख लीजिए कैसा है। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो इसका रिलेशन कैसा बन रहा है, मल्टीप्लाई का बन रहा है। यानी हाइड्रोजन यहाँ कितना है, तो 8 है। ठीक, क्योंकि 4 2 जा 8। उसी तरह अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है। अब इसको भी रिलेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे यहीं पे, तो क्या हम इसको 8 लिख दें। 8 लिखेंगे तो 8 2 जा 10 हो जाएगा, अरे सॉरी 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो 16 थोड़े करना, हमको 10 बनाना है। इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और ये रिलेशन बन जाएगा 4 दूनी गुणा का 8। यानी कि हमारा ये रिएक्शन भी क्या हो गया, पूरी तरह बैलेंस है। ठीक है, और एक बार इसको आखिरी बार चेक कर ले, इसके बाद ये एरो फेरो मिटा दीजिए आप बैलेंस करने के बाद। और हाँ, बैलेंस कभी भी करिएगा तो रफ में करिएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए एक ही बार में नहीं होगा, आपको 2-3 बार उसमें लगना पड़ेगा। हाँ, लेकिन चेक आप करिएगा, पहले नज़र मान लीजिएगा कि हम क्या ऐसा ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आयरन अकेले है, लेकिन यहाँ आयरन 3 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि आयरन को यहाँ 3 कर दो, पहले वो बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है, जो आपका बचता है आगे बैलेंस करने के लिए, तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए। मिनिमम नंबर है, 2 से स्टार्ट कीजिए। अगर 2 से नहीं होता है फिर 3 पे जाइए, लेकिन अगर 2 से आपका काम हो जा रहा है तो आप जो है उसको आगे मतलब 3 पे मत जाइए। क्या ज़रूरत है 3 पे जाने का, आप स्टार्ट 2 से करिए, मिनिमम स्टार्ट करिए। ये नहीं कि पहले ही 5 से स्टार्ट कर दिए, हो गया बवाल, तब तो पंचुचूर हो जाएगा तब। ठीक, तो ये हो गया, इरेज कर देते हैं, ये हो गया। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्टेट के बारे में। इस चैप्टर में यही स्टेट तो है, इसके मतलब बारे में पढ़ना है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड है, कोई चीज़ क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड को हम लोग ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखते हैं कोई एलिमेंट लिखने के बाद। मान लीजिए मैंने लिया सोडियम, तो सोडियम को अगर मुझे बताना है कि ये सॉलिड है, तो सॉलिड को ब्रैकेट में हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं। ठीक है, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग जान लीजिए कि क्या है, लिखना ज़रूरी नहीं होता है ये। तो सोडियम अगर सॉलिड है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में एस लिखेंगे, एस का मतलब सॉलिड। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लिक्विड है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो इसको लिक्विड दिखाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल एल। दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, अगर कोई चीज़ गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन तो गैस है ही मान लीजिए क्या, तो ऑक्सीजन गैस है तो इसको दिखाने के दो तरीके, या तो आप एरो ऊपर की ओर चढ़ा दीजिए, या तो आप ब्रैकेट में स्मॉल जी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है गैस। और एक वर्ड और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्यू। एक्यू, एक्यू का मतलब क्या होता है? एक्वस। एक्वस की स्पेलिंग होती है AQOUS, एक्वस। एक्वस, देखिए एक्वा शब्द और हाइड्रो शब्द कहीं भी आए, उसका रिलेशन डायरेक्ट पानी से है। जैसे खूब प्रचार आता है हेमा मालिनी वाला, टीवीआ पे देखे होंगे, एक्वागार्ड, पानी पिए जिंदगी जिए, उसमें क्या मिला रहता है, से तांबा रहता है तो ये हाउ हिन तिन कूले में मिलाते हैं। तो एक्वा का मतलब यहाँ क्या है? पानी से है। और एक मूवी भी है हॉलीवुड की, एक्वामैन, पानी का डायनासोर पानी का आदमी। तो एक्वा शब्द यूज़ क्यों हो रहा है? पानी के लिए। इसी तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी जो है हाइड्रो शब्द यूज़ हुआ है। हाइड्रो शब्द किसके लिए होता है? पानी के लिए। हाइड्रो का मतलब हो गया पानी, और जन का मतलब हुआ जनरेट करने वाला, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पानी को जनरेट करता है, इसके लिए उसका नाम हाइड्रोजन पड़ा। तो ये हाँ, तो ये जो है बता दिए कि हाइड्रोजन एक्वा मतलब होता क्या है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब भी क्या है? एक्वस, यानी ये भी पानी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी? नहीं, ये पानी नहीं हुआ। ये बता रहा है कि कोई चीज़ पानी में अगर घुली है तो उसे हम लोग एक्वस कहेंगे, या किसी भी लिक्विड में अगर घुली है तो उसे हम लोग एक्वस कहेंगे। सपोज़ यहाँ मैंने लिया पानी, पानी में आग लगी, ये पानी दिख रहा है, ये पानी में आग नहीं लगाएंगे हम लोग, ये पानी दिख रहा है। मान लीजिए एक बोतल मैंने पानी लिया, ये देखिए ये हमारा बोतल, अरे यार चप्पल, ये बोतल बाकी, हाँ ये आ गया। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए ये भरा हुआ है अभी, तो ये मान लीजिए खोखला है, ठीक है, खोखला है, इसके अंदर मैंने ऐसे पानी भर दिया, पानी भर दिया, अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं है, लेकिन ये पानी इसमें भरा है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया, अब ये नमक इसमें मैंने ऐसे ऐसे चम्मच से घुमा दिया और ये नमक इसमें घुल गया। तो अब जो नमक घुल गया है इसमें, तो अगर हम लोग किसी रिएक्शन में नमक का फॉर्मूला लिखेंगे कि वो पानी में कि वो पानी में घुल गया, तो लिखेंगे NaCl और ब्रैकेट में लिख देंगे AQ। क्यों लिखेंगे AQ? क्योंकि वो पानी में घुल गया है, सीधी सी बात, ठीक है, इसमें कोई पंचायत नहीं है। तो ये चार चीज़ का सिंबल याद रखिए। अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं ब्रैकेट में छोटा सा, लिक्विड है तो स्मॉल L से डिनोट करते हैं छोटा सा ब्रैकेट में, गैस है तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऊपर एरो चढ़ा दें या तो G लगा दें, और अगर एक्वस है, कोई चीज़ पानी में घुली है, किसी लिक्विड में घुली है, तो उसे हम लोग AQ से दिखाते हैं छोटा ब्रैकेट में, ठीक है। और ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है हर रिएक्शन में, आपको केवल रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। यहाँ पे सिंपल बात ये है। चलिए आगे चलते हैं, एक रिएक्शन और लेते हैं। और हाँ, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन दे रहा हूँ, ये मैं क्या दे रहा हूँ? डायरेक्ट रिएक्शन दे रहा हूँ। इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि ये बन रहा है, तो आप तुरंत फॉर्मूला देख रहे हैं, तुरंत उसका नंबर बता दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है। वो कैसे पूछेगा? वो नाम लिख के पूछेगा। जैसे वो लिख देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला नहीं लिखेगा, नाम लिखेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MAGN ऐसे करके नाम लिखेगा, स्पेलिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेगा। उसके बाद एरो बना के उसको जो निकालना होगा उसको निकालेगा और बोलेगा कि इसको बैलेंस कीजिए। तब आप क्या करेंगे? मुंह लटका के चल आएंगे, सर हमको तो बस खाली नंबर वाला बताएं। नहीं लटका के आना है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे बनेगा? वो फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये आयन एक्सचेंज वाला, जिसका आयन एक्सचेंज होके जो है एक फॉर्मूला बनता है किसी कंपाउंड का, एक यौगिक का। अगर नहीं पढ़ें तो उसको मैं फिर से यहाँ बताऊँगा, चिंता मत करिए, अभी तो ये पहली क्लास है, ठीक है। तो इसको बता देंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन उसको जानने से पहले नंबर वाला जान लीजिए। नंबर वाला पे अगर आपका पकड़ अच्छा है तो आप नाम वाला भी कर लेंगे, क्योंकि इससे दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछबे करेगा एग्ज़ाम में, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? एक नंबरिंग वाला डायरेक्ट, और एक फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, नाम लिखा होगा, तो आपको पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से हम नंबर वाला लेते हैं, फिर फॉर्मूला बनाने वाला पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से ये तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तीसरा एग्जांपल में क्या ले ले, याद आ रहा है,
हाँ याद आ रहा है, चलिए ले लेते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं Cu, ठीक, प्लस H2O। मैंने यहाँ कॉपर लिया है और यहाँ पानी लिया है, H2O लिया है, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लिखें क्या, दिख नहीं रहा है। चलिए आप लोग, हम बोल रहे हैं ना, आप लोग इसको कॉपी में लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी आ रहा है तो दिक्कत हो रहा होगा। अब क्या किया जाए उसके लिए, चलिए अब यहाँ लिखिए। तो यहाँ कॉपर है और यहाँ पानी है। उसके बाद मैंने इसका रिएक्शन कराया जो प्लस करके, तो मेरा यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। और क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो अब यहाँ देखिए, कोई कोई रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बैलेंस की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो ज़बरदस्ती बैलेंस मत करने लगे कि बैलेंस कर दे, अरे सर कहें हमारे, नहीं। कोई कोई रिएक्शन ऐसा भी होता है कि जो बैलेंस नहीं होता है। पंचुचुर थोड़ा है कि हर 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 एक चीज़ बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये रिएक्शन बैलेंस है, कैसे बैलेंस है, यहाँ कॉपर एक है, कॉपर इधर भी एक है, सिंपल। हाइड्रोजन यहाँ दो है, हाइड्रोजन यहाँ निकल रहा है, ये भी दो है। ऑक्सीजन यहाँ एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, इसका मतलब ये बैलेंस है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम में दे देता है कि आप इसको नहीं, ज़बरदस्ती बैलेंस करबे करिए, आप पनखेखारी करिए इसमें, तो आप वहाँ लिख के आ जाएंगे कि दिस इज़ ऑलरेडी बैलेंस, ये बैलेंस है, ज़रा गधा मत बनिए। बार बार हम नहीं बताएंगे कि बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। ऐसा होना चाहिए एकदम पहुँच के। चलिए ये हो गया। तो कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही बैलेंस हो। चलिए और लेते हैं, और किसको ले लें हम, आयरन कॉपर, हाँ कॉपर, और इसको ले लेते हैं जिंक को। तो अगर मैंने मान लीजिए ले लिया, ये जिंक ले लिया इधर, ठीक है। और रिएक्शन कराए हैं हम ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन एक डायटोमिक है तो O2 लिखेंगे। एरो बना के बना हमारा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO, ठीक है। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ जिंक एक है और यहाँ एक है, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है दो है और यहाँ एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, ये दो है और यहाँ एक है, तो यहाँ दो लगा दें, नहीं यहाँ आग नहीं लगाएंगे, इसके इधर लगाएंगे दो, यहाँ दो लगाए तो इसका रिलेशन तो दो का बन गया, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन जिंक भी गड़बड़ा गया, कह रहा है कि हमको भी गड़बड़ा दिए, तो अब क्या करें, तो जिंक के इधर भी दो लगा दीजिए, काम ख़त्म। तो लगा दिया और ये दोनों तरफ का जो रिएक्शन है हमारा बैलेंस हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो कि मैंने रिएक्शंस के बारे में बात की है। अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे आप नाम से फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। और हाँ 10 का मैंने स्टार्ट किया, तो 9 और 11 12 का भी धीरे धीरे जो है वीडियो आएगा। धीरे धीरे अपना आप लोग देखिएगा और उसको समझिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब पॉइंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर एंड टेक केयर।